जितने भी छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं वायरल प्रश्न, जो कि सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोग का 16 फरवरी होगा। तो आप लोग जितना भी सभी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग के लिए वायरल है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बन रहेगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम घोर के पी जाना है, क्योंकि आप लोग एकदम एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा डियर। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के, तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है, जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन दिखेगा 16 फरवरी के एग्जाम में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो में अंत तक बनेगा। तो चलिए आज लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का। देखिए चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग जस्टेबल एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको नोट्स, गेसिंग क्वेश्चन सभी कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग जैसे ही एग्जाम देकर आएंगे तो आपका आंसर की भी आप लोग को यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जितना आपको इस वीडियो में करवाएंगे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग 100% आप लोग श्योर रहिए कि आप लोग 100% यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बताइए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। बताइए एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था। 1688 में हुआ था, 1707 में हुआ था, 1788 में हुआ था, 1807 में हुआ। बताइए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1688 में पारित हुआ था। याद रखना है एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था। 1688 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। जो सेडोवा का जब युद्ध हुआ था इसमें किसकी पराजय हुए थे। ठीक है, प्रसा की हुई थी, सर्डिनिया की हुई थी, ऑस्ट्रिया की हुई थी या नेपोल्स की हुई थी। बताइए सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुए थे। तो किसकी पराजय हुई थी सेडोवा के युद्ध में। तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट के जाना है एग्जाम हॉल में। आप लोग एकदम सोशल साइंस के एग्जाम से पहले इस सभी क्वेश्चन को रट के जाना है, ताकि ये सभी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग एकदम आसानी से एकदम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, स्वराज दल। ठीक है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जो स्वराज दल था उसका अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, चित्तरंजन दास थे। तो बताइए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू किसके थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। जो बंबई में पहले जो कपड़ा मिल खुला था वो कितना ईस्वी में खुला था पहला कपड़ा मिल। 1845 में, 1850 में, 1852 में या 1853 में। तो बताइए विद्यार्थी बंबई में जो पहला कपड़ा मिल कब खुला था। तो कब खुला था। तो 1853 में खुला था। ठीक है, कब खुला था 1853 में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन, जो सीधा बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है विद्यार्थी। इसलिए बोलते हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे और सोशल साइंस का पेपर 16 फरवरी को देंगे, उनके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो बताइए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, याद रखना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खारे जल के सबसे बड़ी झील कौन है। बताइए खारा जल का जो सबसे बड़ा झील है वो कौन सा झील है। खारा जल का सबसे बड़ा झील बैकाल झील, लोनार झील, कैस्पियन झील, मृत सागर झील। बताइए खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन झील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलोर जो है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ है। कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनोवा समझौता किस वर्ष हुआ था। बताइए जेनोवा समझौता कब हुआ था। बताइए विद्यार्थी जेनोवा समझौता 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। तो जेनोवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो कमेंट कीजिए जेनोवा समझौता कब हुआ था। 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। तो कब हुआ था जेनोवा समझौता। तो 1954 में हुआ था जेनोवा समझौता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग 100% हो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन जितना बताएंगे रट कर जाना है। ठीक है, अगर इतना कर लेते तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि आपका पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या कर्नाटक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? बताइए, मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जो गुजरात है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मूंगफली का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है ये किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने या स्टॉलिन ने? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किए थे? तो लेनिन द्वारा। ठीक है, लेनिन द्वारा तैयार किया गया था अप्रैल थीसिस। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। बताइए, भारतीय जो संविधान है उसमें अधिकार की कितने सूची है? 2 अधिकार है, 3, 4, 5? बताइए कितना है भारतीय संविधान में अधिकार की सूची कितना है? तो कमेंट कीजिए डियर। बहुत ही सब इजी क्वेश्चन, हमेशा बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी यही सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को विद्यार्थी जरूर देखेंगे एक बार। ठीक है, अगर देख के जाते तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि सारा क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा अंदर हॉल में। ठीक है, तो बताइए भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है? भारतीय संविधान में जो अधिकारों की सूची कितनी है? तो 3 अधिकार है, याद रखना 3 अधिकार है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? जो इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से पूछ रहा है कि कौन जिला जो है जो आम की खेती के लिए मशहूर है? गया जिला, भागलपुर जिला, सिवान जिला, चंपारण जिला? तो कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा आम की खेती होती है? तो कौन सा जिला है? तो भागलपुर जिला, जहां सबसे ज्यादा आम के लिए मशहूर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी में किस मार्ग में कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बताइए बरौनी में किस मार्ग से, ठीक है, किस मार्ग से, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? रेल मार्ग से, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से, वायुमान से? बताइए बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है विद्यार्थी? तो किस मार्ग से पहुंचाया जाता है? तो यहाँ पे पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। बरौनी में कच्चा तेल जो पहुंचाया जाता है वो पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब अमेरिका में, रूस में, भारत में, कोई में नहीं? तो बताइए इसमें से कौन सा देश जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो भारत में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का भारत देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? बताइए बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर वहां पे रोक लगा दिया गया था? बोलोनिया में, ब्रुसेल्स में, मर्चेंटेम में या मोन्स में? बताइए बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो किस शहर में? तो वहां पे मर्चेंटेम में। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? बताइए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन सा विधि है जो उच्चावच प्रदर्शन की विधि है ही नहीं? हैसूर विधि, समोच्च रेखा विधि, अंक विधि या रंग विधि? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंक विधि क्या है? ये उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल दम करेक्ट हो जाएगा। दम ये सभी क्वेश्चन को रट के जाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, दम 100% आप लोग दीजिए, हो बहु रहेगा, नहीं रहेगा तो चैनल पे आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान किसके शासक थे? बताइए टीपू सुल्तान जो किसके शासक थे? मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे या कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान शासक किसके थे? तो टीपू सुल्तान शासक याद रखना है किसके थे? तो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मैसूर के उस शासक थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जो वर्तमान में मतलब अभी नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है या कोई नहीं? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है विद्यार्थी? तो वहां पे जो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब कानून लागू हुआ था? बताइए सूचना का जो अधिकार अधिनियम कानून हुआ था वो कब लागू किया गया था? 2004 ईस्वी में, 5 ईस्वी में, 6 ईस्वी में या 7 ईस्वी में? कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार का अधिनियम कानून कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया था विद्यार्थी? तो 2005 में किया गया था। ठीक है, 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए राजनीतिक जो दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या कोई नहीं? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? ये सभी क्वेश्चन को याद करके जाना है। बताइए बिहार की जो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो मुख्य अंग क्या है? तो व्यापार क्या है? एक बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य अंग है। ठीक है, तो व्यापार। ऑप्शन नंबर 21 का बिल्कुल
डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बिहार की आय में, ठीक है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, ये याद रखना है। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें है कि बिहार की आय में जो सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है बिहार की आय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन है जो नहीं व्यवस्था, तो यहाँ पे देखिए ना ही निजी क्षेत्र ना ही सार्वजनिक, दोनों जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से पूछ रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ और भूकंप, बताइए इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है, मतलब मानव जनित आपदा इसमें से कौन सा है। तो देखिए भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे क्या बचा, प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव जनित आपदा क्या है, तो आतंकवाद, आतंकवाद ये सब क्या किया जाता है, आदमी द्वारा किया जाता है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आतंकवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो यहाँ पे नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, नीला ग्रह। एकदम रट लेना है ये सभी क्वेश्चन को विद्यार्थी, हर बार बोल रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, ये सभी को बताइए, ये किस एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, हंगरी की भाषा क्या थी, बताइए हंगरी की भाषा क्या थी, इतावली, मैग्वार, पोलिश या फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा क्या थी डियर, तो हंगरी की भाषा क्या थे, तो यहाँ पे मैग्वार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्वार थे हंगरी की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यंग यूरोप, इस बार तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रोट्स्की ने किया था यंग यूरोप की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूस की, ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जो रूस का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किए थे, तो कौन किए थे, केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति किसका नेतृत्व में किया गया था, तो लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, आपको याद होगा लेनिन के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, बताइए हिंद चीन जो है उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो बताइए कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था, तो चीन नहीं था, ठीक है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के निर्धारित होता है, बताइए भूमि का जो मूल्यांकन होता है उसके किस गुण के निर्धारण पे हम लोग भूमि का मूल्यांकन करते हैं, मूल्य के आधार पे, आकार के आधार पे, मिट्टी के आधार पे या उत्पादकता के आधार पे। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग उत्पादकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भूमि का मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्पादकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरे खारे झील की झील कौन सा, बताइए सबसे जो गहरा खारे झील की झील कौन सा है, सबसे गहरा खारे झील की झील कौन सा है, बताइए मृत सागर, बैकाल झील, चिल्का झील या हरियन झील, बताइए। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे गहरा खारे जल का झील कौन है, तो मृत सागर झील है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मृत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उपलब्ध, ठीक है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, बताइए जितना पूरा जो जल है उसमें से पीने लायक जल कितना परसेंटेज। ऑप्शन नंबर है 70%, 2.5%, 29% या 96%, कितना है बताइए। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो यहाँ पे जो 2.5% कितना है पीने लायक जल है पूरा जल में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, फर्नीचर जो हम लोग बनाते हैं टेबल कुर्सी, तो उसमें से किसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं लाया जाता, कौन सा ऐसा जो है पेड़ जिसको हम लोग लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं फर्नीचर बनाने में, ठीक है। ऐसे तो केला का भी पेड़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए ऑप्शन में वो नहीं है, तो ऑप्शन में चीड़ा,
महागोनी, रेजवुड या पाइन। बताइए कौन सा ऐसा जो है इसमें से लकड़ी जो हम लोग फर्नीचर बनाने की लकड़ी में नहीं लाते उपयोग में। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो हम लोग चीड़ का, ठीक है, चीड़ का लकड़ी हम लोग फर्नीचर बनाने में उपयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेम किस राज्य में स्थित है। जो सलेम है ये कौन सा राज्य में स्थित है, केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। तो सलेम किस राज्य में स्थित है बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो सलेम किस राज्य में स्थित है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सलेम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है बताइए, एल्युमिनियम जो उद्योग है इसका कच्चा माल क्या है, हेमेटाइट। देखिए ये साइंस का भी क्वेश्चन है, साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ सोशल साइंस में पूछा गया कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिडराइट या कोई नहीं। तो बताइए एल्युमिनियम का जो कच्चा माल क्या है, तो बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगर यहाँ पे आयरन या लोहा का पूछता तो हेमेटाइट होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती है बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जहां सालों भर जल नहीं रहता है। गंडक नदी, बागमती नदी, महानंदा नदी, चीड़ नदी। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा जो नदी है जहां सालों भर जल इसमें रहता ही नहीं है इस नदी में। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी बताइए, तो 37 जो कहा, तो चीड़ नदी में क्या रहता है, सालों भर जल नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीड़ नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। जो बिहार में हम लोग जल का उपयोग करते हैं ये किस काम के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए, यातायात के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए। तो क्या हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर, बिहार में जो जल का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं, तो सिंचाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा सिंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था बताइए, स्पिनिंग जेनिंग का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किए थे, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव्स ने या जेम्स वाट ने। बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किए थे, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किए थे। ठीक है, याद रखना है जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी, बारदोली किसान आंदोलन, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बारदोली का जो किसान आंदोलन था इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों को जो पूछा जाएगा, देखिएगा क्या क्या कैसा आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा इस पर। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को जो है वो किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। तो बताइएगा भारतीय जो जनता पार्टी है उसका पूर्ण जन्म जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता था, बिल्कुल आपको याद रखना है किसे कहा जाता था, भारतीय यानी कि भारतीय जनसंघ को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय, ठीक है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो कह रहा है, दलित पैंथर्स जो नामक संगठन का जो स्थापना किस राज्य में हुआ था। बताइएगा दलित जो पैंथर्स नाम जो है वो संगठन यानी कि किस स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो किस वर्ष में हुई थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में। बिल्कुल याद रखना, आपके लिए प्रश्न ये बोर्ड में बहुत ही संभावना है आप लोग को ये सब प्रश्न आने के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग देखिएगा एक एक प्रश्न आपके बोर्ड का एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। देखिए कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, कौन सा बताइए कौन सा संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखना क्या हो जाएगा, यानी कि 74वां जो है वो स्वशासन से संबंधित है। बिल्कुल याद रखना है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है आपके, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बलवंत राज मेहता है वो समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, कितने की थी, तो बिल्कुल याद रखना 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी त्रिस्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। अगला प्रश्न जो कह रहा भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। बताइएगा भारत में जो नगर निगम को जो स्थापना किया गया था ना वो कहाँ किया गया था, बिल्कुल याद रखना मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था, मद्रास में किया गया था। बिल्कुल याद रखना बाबू, एक एक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का जो पंचायतों है तो है उसमें 50% क्या मिलता है, आरक्षण दिया जाता था। कौन सा ऐसा
जगह है? बताइए क्या कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ 50% महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है? कहाँ है? तो गुजरात है। कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा दल बदल जो कानून है वो लागू जो होता है ना, किस पे लागू होता है? बिल्कुल याद रखना सांसदों और विधायकों पर होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना किस पे? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना किस पे? तो सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो कह रहा है 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा देखिएगा, इसी प्रकार का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो कौन सा कुपरिणाम है? तो बिल्कुल याद रखना कौन सा हो जाएगा? तो अगलावाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगलावाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे? बताइएगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी? बताइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना वो किसने लिखी? कौन लिखे थे? तो बिल्कुल याद रखना कौन लिखे थे? तो मेगास्थनीज लिखे थे। कौन लिखे थे? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना वो मेगास्थनीज लिखे थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज किसने लिखे थे? तो ये लिखे गए इंडिका पुस्तक के लिखे थे। कि किस यानी कि कौन सा बुक के लिखेंगे? मेगास्थनीज लिखे थे तो इंडिका पुस्तक को लिखे गए। ये भी आप लोगों को प्रश्न आ सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चाणक्य का जो दूसरा नाम जो है वो क्या है? विष्णु है। बिल्कुल याद रखना चाणक्य का, इनका जो चाणक्य है इसका दूसरा नाम क्या नाम बोला जाता है? ये भी आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो विष्णु। बिल्कुल याद रखना क्या है? विष्णु है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर जो प्रश्न कर रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? बताइए जो इनमें से जो है वो संघीय व्यवस्था है वो अन्य से अलग है। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो देश जो है संघीय व्यवस्था से अन्य से अलग है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से जो है वो किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? बिल्कुल याद रखना कनाडा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है बाबू? बिल्कुल याद रखना कनाडा से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? बताइएगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय यानी कि भाषाओं की सूची है? 12 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। किस में है? 8वीं अनुसूची में। बिल्कुल याद रखना है, एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका, तो एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलेंगे। ठीक है, जो है विद्यार्थियों को ये सब याद है तो कोई बात नहीं बाबू, आप लोग को जो है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होती है? बताइएगा राज्य विधानसभा के चुनाव को जो कराने की जिम्मेवारी होती है ना वो किसकी होती है? तो बिल्कुल याद रखना भारतीय चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? तो भारतीय आयोग चुनाव की होती है। ठीक है, बिल्कुल याद करते चलना बाबू। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके बोर्ड का एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? बताइएगा शिक्षा को जो संविधान की जो है वो किस सूची में रखा गया? तो बिल्कुल याद रखना 14 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में रखा गया। किस में रखा गया? तो बिल्कुल याद रखना समवर्ती सूची में रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बताइएगा जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ना वो कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा हो आंदोलन किसने शुरू किया? देखिए कई बार ये प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सब प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेंगे। हो आंदोलन जो है वो किसने शुरू किए थे? तो बिल्कुल याद रखना हो जो आंदोलन शुरू किए ना ये कौन किए थे? तो हुआ यानी कि फूसो किए थे। कौन किए थे? हुआ फूसो किए थे। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा 17 नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल शानदार प्रश्न बताइएगा। जनरल नोल किस यानी कि देश के प्रधानमंत्री थे? बताइएगा जनरल नोल ने है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताइए किस देश के थे? तो बिल्कुल याद रखना कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही शानदार है कि मार्च
यानी मार्च में जो है 1946 में क्या हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को है वो किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद करना, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी हमें इस प्रश्न को याद करते चलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता तो आप लोग अगर नहीं याद करते तो एक एक प्रश्न आपके लिए जो है वो हानि हो सकती है। ठीक है, चलिए बताइएगा, जो है मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के होने वाला जो समझौता हुआ था ना, वो किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल याद रखना, किस नाम से जाना जाता, तो हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता था। ये भी कई बार आप लोग को प्रश्न ये पूछा गया फाइनल बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। बताइएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे वो कहाँ किए थे। तो बिल्कुल याद रखना, साबरमती की स्थापना जो किए थे वो अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे, गांधी जी ने साबरमती का आश्रम का स्थापना जो किए थे अहमदाबाद में किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो कह रहा है 20 नंबर जब प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन यानी कि शासन की जगह स्वराज का लक्ष्य है वो प्रस्तावित किया गया। कहाँ किया गया, प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में यानी कि स्वराज का लक्ष्य जो यानी कि प्रस्तावित किया गया। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर जब प्रश्न है वो, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल याद रखना, किस आंदोलन से शुरुआत हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस गोलमेज का सम्मेलन में भाग लिया। बताइए, गांधी जी ने है जो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोल यानी कि गोलमेज में यानी कि सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इस प्रश्न को। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब आ चुका है। आप लोग को 16 फरवरी, बता दें कि 16 फरवरी को आप लोग को जो होने जा रही है वो क्या, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का आप लोग को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करेंगे कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को हूबहू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना जो किए थे ना वो कौन किए थे। बिल्कुल याद रखना, कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे बाबू, सुभाष चंद्र बोस किए थे। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया। बताएगा, बंगाल विभाजन कब और किसने किए थे। तो बिल्कुल याद रखना है, जो बंगाल विभाजन किया गया था वो कौन किए थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, कौन किए थे, तो कर्जन किए थे। ठीक है, कर्जन किए थे। बस इसको भी याद रखते हैं तो आप लोग आंसर लगा कर आ जाएंगे। 1905 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करा 25 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। निम्नलिखित में यानी कि जो इसमें इस देश में है जो, इसमें से कौन सा जो है मित्र राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल याद रखना, कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है, तो ब्रिटेन है वो क्या है, यानी कि मित्र राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल याद रखना, फ्रांस और जर्मनी और रूसिया की सब क्या है, ये मित्र राष्ट्र है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। बताएगा, स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, एकदम तहलका मचाना क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, स्वराज पार्टी का सम्मेलन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न जो कह रहा है, इनमें से किसने जो है, क्या कहा जा रहा है, इनमें से है वो किसने यानी कि पावर लूम का आविष्कार किया। बताइए, इनमें से जो है वो किसने पावर लूम का आविष्कार किया। बिल्कुल आपको याद रखना, किसने किया था पावर लूम का आविष्कार। यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडमंड टाई राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमंड टाई राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो कर रहा है 28 नंबर प्रश्न है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। बताइएगा, न्यू डील नामक जो है वो कहाँ लागू की गई और ये किस लिए किया जाता है, तो व्यापार पर लागू होता है। जो न्यू डील होता है ना वो किस पे होता है, तो व्यापार पर लागू होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यापार पर लागू किया जाता है न्यू डील नामक। ठीक है, ये जो है वो कहाँ से लागू किया गया था, जो व्यापार वो कहाँ से लागू किया गया था। बिल्कुल याद रखना, 28 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है 29 नंबर जो प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन
यानी कि विघटन के उपरांत कौन सा देश वो महाशक्ति के रूप में उभरा? कौन सा देश है जो 1991 में जो सोवियत संघ के विघटन के उपरांत जो है वो कौन सा देश जो महाशक्ति के रूप में उभरा? तो बिल्कुल याद रखना कौन सा देश है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा देश है जो दशेस का सदस्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा देश है वो दशेस का सदस्य नहीं है? बिल्कुल याद रखना है कौन सा नहीं है, तो इंडोनेशिया जो है वो देश का इनके दशेस जो सदस्य है वो नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा रूस किस यानी कि रूसो किस देश का रहने वाला था? बताइएगा रूसो जो है वो किस देश के रहने वाला था? बिल्कुल याद रखना है किस देश के रहने वाला था, तो आप लोग को याद होना चाहिए फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का था? फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है अल हिलाल यानी कि हिलाल का संपादन जो है वो किसने किया? अल हिलाल का संपादन जो है वो किसने किया? बिल्कुल याद रखना किसने संपादन किए थे, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे? तो मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बताइएगा गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम पुस्तक जो छपाई किए थे वो कौन सा पुस्तक छपाई किए थे? तो बिल्कुल याद रखना गुटेनबर्ग जो था एक एशिया यानी एशिया था। क्या था? एक एशिया था, जो इसलिए बाइबल किताब से यानी कि बाइबल किताब जो था उससे पहले छपा था। कौन सा किताब से? तो बाइबल गुटेनबर्ग जो सर्वप्रथम था पुस्तक जो छपाई किए थे वो कौन सा किताब किए थे? तो बिल्कुल याद रखना बाइबल, ठीक है, बाइबल किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का रहा 34 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या रहा? महात्मा गांधी ने इनमें से किस राज्य का संपादन किया? बताइएगा महात्मा गांधी ने इनमें से किस राज्य का जो संपादन किए थे? बिल्कुल याद रखना कौन सा राज्य का संपादन किए थे, तो यंग इटली का संपादन किए थे। कौन से किए थे? यंग इटली, जो हरिजन यंग इटली का यानी कि पत्रिका का संपादन किए थे। कौन से किए थे? पत्रिका का, हरिजन यंग इटली का पत्रिका का क्या कहते हैं? संपादन किए थे। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा काउंट कावूर का विक्टर एनुमेनियल जो पद पर नियुक्त किया गया था वो कौन सा पद पर नियुक्त किया गया था? काउंट कावूर का विक्टर एनुमेनियल जो है वो किस पद पर नियुक्त किया था? बताइएगा किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को क्या करेंगे तो यानी कि याद करते हुए चलेंगे। किस पे? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त किए पद पर किए थे, ठीक है। कौन से पद पर किए थे? प्रधानमंत्री, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न करा वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? बताइएगा वियना जो सम्मेलन है उसकी मेज़बानी जो किए थे वो किसने किए थे? बिल्कुल याद रखना किसने किए थे, तो मेटरनिख किए थे। कौन किए थे? मेटरनिख किए थे, बिल्कुल याद करना। चलिए अगला प्रश्न करा आंतरिक यानी कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में जो है वो किस गठन की स्थापना किया गया था? बताइएगा किस गठन का स्थापना किया था? चेका गठन का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है भारत में उपरोक्त संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो किया गया था वो कब किया गया था? तो बिल्कुल याद रखना कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था। बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व उपभोक्ता यानी कि अधिकार जो है वो दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिन जो है मनाया जाता है? बताइएगा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखना अधिकार जो दिवस मनाया जाता है ना वो कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का 40 नंबर जब प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो कब लगाया गया था? बताइएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो लगभग 1868 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो राष्ट्रीय आय कितना रुपये निकला था? राष्ट्रीय आय लगभग 20 रुपया निकला था, ठीक है। बिल्कुल याद रखना राष्ट्रीय आय जो निकला था वो 20 रुपया निकला था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कर रहा है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग की है? बताइएगा गरीबी की तुलना किस यानी कि अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग की है? बिल्कुल याद रखना कौन सा, तो बिल्कुल याद रखना कुंजनेस्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचक
में इनमें से किसे यानी कि सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? बिल्कुल याद रखना, किसे सम्मिलित किया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सभी को सम्मिलित किया गया। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर पर सभी को यानी कि सम्मिलित किया गया। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ही शानदार है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी यानी कि संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय नियोजन का काम जो है वो कौन सा संस्था करती है? बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पॉवर्टी एवं अनएवरेटिस रूल इन इंडिया नामक जो है वो किताब जो है वो किसने लिखे थे? तो किसने लिखे थे? तो बिल्कुल याद रखना, दादा भाई नौरोजी लिखे थे। कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वीडन की मुद्रा क्या है? बताइएगा, स्वीडन का जो मुद्रा है ना वो क्या है? स्वीडन का मुद्रा क्या है? क्रोन है, क्रोना है। ठीक है, कौन है? क्रोना है। ऑप्शन नंबर क्रोना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन है वो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग स्थान है? कौन सा है वो बैंकिंग स्थान है? बिल्कुल याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर जो प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मानव के यानी कि सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है? तो शिक्षा है। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करें, इनमें से कौन सा जो है भारतीय के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? जीवन का निर्वाह का क्या है? मुख्य साधन है। बिल्कुल याद रखना, कौन सा मुख्य साधन है? तो कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बताइएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाशील जो है वो शामिल है? तो बिल्कुल याद रखना, खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, वो आर्थिक क्रियाशील में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का यानी किस मानक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं सोना आभूषणों को जांचने के लिए? बताइएगा, किसका करते हैं? तो हॉलमार्क का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं सोना आभूषण के लिए? हॉलमार्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, फरवरी को सोशल साइंस का पेपर होगा, तो आप लोग को एकदम गर्दा मचा के आना एकदम एग्जाम हॉल में। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम हॉल में पढ़कर जाना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है सोशल साइंस का, जो कि काफी सभी महत्वपूर्ण एवं वायरल प्रश्न आप लोग के लिए साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं बताइए आप लोग। जियोग्राफी का ये क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु के द्वारा मानव अपनी जरूरतों की पूर्ति करता है वो सभी संसाधन कहलाते हैं। क्या संसाधन किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु के द्वारा मानव क्या करता है? अपनी सभी जरूरत को पूरा करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, संसाधन कैसा हो सकता है? संसाधन दो प्रकार का होता है, भौतिक भी हो सकता है या जैविक भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना, भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग को याद रखना और 2 मार्क्स में ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वहां पे 2 मार्क्स में अगर इतना लिख देते तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट बेटर होने वाला। तो बताइए संसाधन किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु के द्वारा मानव की जरूरत को पूर्ति करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। और संसाधन कितने? तो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं के पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग लिखना कि जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसको बोलते हैं और कहां कहां पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो देखिए यह जो मृदा है वो नदियों के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, ये मृदा मतलब मिट्टी, यह जो मिट्टी है क्या है? नदियों द्वारा लाई जाती है। यह मृदा धान तथा गेहूं के दाल के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्या जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो धान और गेहूं और दाल के लिए क्या होता है? सबसे काफी ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें यहाँ पे धान, गेहूं, दाल ये सब उपजाने के लिए। ठीक है, उसके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य में मिलता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है? तो आप लोग को बस इतना पॉइंट लिखना कि जलोढ़ मिट्टी बिहार में मिलता है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और केरल में। बस ये 3 पॉइंट में आप लोग लिखेंगे इसको कि यह मृदा नदियों के द्वारा लाई जाती है, यह मृदा तो धान, गेहूं, दाल के लिए उपयुक्त मानी जाती है और जलोढ़ मिट्टी बिहार के इसी स्टेट में पाया जाता है। ठीक,
तो बस इतना आपको लिखना है, आपको 2 मार्क्स लेना है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग को इतना लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किसे कहते हैं? काफी ही मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बस इसको आंसर देना है कि जिस पद्धति के माध्यम से कम भूमि में सिंचाई उर्वरक अत्याधुनिक मशीन द्वारा उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस पद्धति के माध्यम से कम भूमि में सिंचाई उर्वरक अत्याधुनिक मशीन द्वारा उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत कम जमीन में बहुत कम सिंचाई करना है और बहुत कम जो वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन ये सब बहुत कम के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस विधि को हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद वहाँ पे क्या होता है? उत्पादन अधिक होता है, उसी को हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम स्वामीनाथन के द्वारा सन 1970 में कब किया गया था? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो 1970 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है। कि दशक में शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है डियर। तो देखिए बस आपको इतना लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो आप लोगों को कैसे इसको डिफाइन करना है विनिर्माण उद्योग को? तो वह स्थान जहां विभिन्न स्थानों से, ठीक है, वह स्थान जहां विभिन्न स्थानों से कच्चे माल को प्राप्त करके जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। विनिर्माण किसे कहते हैं? वह स्थान जहां विभिन्न स्थानों से कच्चे माल, ठीक है, हम लोग जैसे कच्चा माल को प्राप्त करते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग गन्ना से चीनी बनता है, ठीक है, तो उसका कच्चा माल क्या हुआ? गन्ना हुआ। गन्ना से वहाँ पे आप लोगों के लिए उपयोग के लिए वस्तु बनाया गया चीनी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनिर्माण उद्योग बोलते हैं, ठीक है डियर। समझ गए होंगे आप लोग सभी विद्यार्थी लोग। अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोग के लिए सभी मोस्ट वायरल क्वेश्चन प्रश्न साबित होगा, जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आएगा और आप लोग सभी लोग ये क्वेश्चन को हल करके आएंगे। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखना है। इटली के एकीकरण में कौन कौन 3 आपको प्रमुख जो नेता थे उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन थे? तो इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 नेताओं का नाम लिखे थे, कौन कौन? तो मेजनिका और काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। ये क्या था? इटली के एकीकरण में तीनों प्रमुख नेता थे, मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। बस इस तीनों का नेता का नाम लिखना है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? हिस्ट्री का काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री का ये सभी क्वेश्चन बताइए क्या है। इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली तथा जर्मनी एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया देश बन रहा था, ठीक है। इटली और जर्मनी के जब एकीकरण हुआ था सबसे उसमें बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया देश बन रहा था। यह देश दोनों देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता था तथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने में जनता को सहयोग करता था। अतः जर्मनी तथा इटली की एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा के रूप में क्या था? ऑस्ट्रेलिया का योगदान था, ठीक है। किसका योगदान रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया का योगदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोनरी क्या है? ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बताइए कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी से आप लोग क्या समझते हैं? तो कार्बोनरी क्या होता है? तो कार्बोनरी एक गुप्त दल था, ठीक है। कार्बोनरी क्या था? ऑब्जेक्टिव में भी आएगा आपका। कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी याद रखना क्या था? गुप्त दल था, ठीक है। गुप्त दल था जो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में यह गठन किया गया था कार्बोनरी। इसका मुख्य उद्देश्य छापे मार के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र की स्थापना करना था, ठीक है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? कि जितना भी राजतंत्र है उसको नष्ट करके गणतंत्र की स्थापना करना था, जो सिर्फ मेजनी के इस दल के प्रमुख नेता थे, ठीक है। कार्बोनरी के जो नेता कौन थे? इस दल के नेता कौन थे? तो मेजनी थे, ठीक है। याद रखना बस इस 3 पॉइंट को आप लोग को लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम। हो अगर लिखते हैं तो आप लोग समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में पढ़ के जरूर जाएंगे। बताइए रक्त एवं लौह की नीति क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? ये तो आपसे ये भी पूछ सकता है रक्त एवं लौह की अवलंबन नीति क्या है, ठीक है। तो बताइए रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बस याद रखना किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किए थे। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति को सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। बताइए इस नीति के अनुसार क्या करना था? तो जितने भी सैन्य शक्ति थे उसके सहायता से जर्मनी को एकीकरण करना था, इसलिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया गया था। तो ये बिल्कुल इसका सटीक एवं सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? जो सतत विकास है आप उससे क्या समझते हैं, ठीक है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ऐसा विकास जो हमारी जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों का विकास का भी ध्यान रखा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। कि नहीं जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है उसका नहीं, उसके आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग क्या विकास के बारे में सोचते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं, ठीक है। तो 9 का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है बताइए, मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? तो मुद्रा विनिमय प्रणाली किसको बोलते हैं? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय जब मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु एवं सेवा का हम लोग जब विनिमय करते हैं कोई मुद्रा के द्वारा, ठीक है, मुद्रा के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा विनिमय प्रणाली बोलते हैं। बहुत ही इजी डिफिनेशन है, तो आप लोग इसको आसानी से लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार को आप लोग यहाँ पे लिखना होगा कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो बताइए मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार। बस इस 4 मौलिक आधार को लिखना है। ठीक है, मौलिक आधार कौन कौन होते हैं? तो समता के आधार, स्वतंत्रता का आधार, शासन के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का आधार। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? ठीक है, श्रम का जो लैंगिक विभाजन क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या हो जाएगा? तो श्रम के लैंगिक विभाजन के अंतर्गत महिलाओं को घर के अंदर के सारे कामों को पूरा करना होता तथा पुरुषों को घर के बाहर के सारे कामों को सौंपा गया था। यही श्रम लैंगिक विभाजन। श्रम लैंगिक विभाजन क्या था कि जितने भी महिलाएं हैं वो घर के अंदर वाले सारे काम को करेंगे और जितने भी पुरुष हैं वो घर के बाहर वाले सभी काम को करेंगे, इसके लिए सौंपा गया था। तो इसी को नाम रखा गया श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है, तो यही क्या है? ये श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता। तो बस आपको ये याद रखना है कि हाँ, महिलाओं को घर के जो अंदर काम करने के लिए दिया गया था और पुरुष को बाहर काम करने के लिए सौंपा गया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो श्रम एवं लैंगिक विभाजन बोलते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए निम्नलिखित यहाँ लिखा गया, पहला वन संपदा की सुरक्षा, वन जीव की सुरक्षा करना, मिल मालिकों के शोषण से मुक्त तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना। ये चारों पॉइंट देखिए आपको क्या था? ये मुख्य उद्देश्य था चिपको आंदोलन से कि वन संपदा की हम लोग सुरक्षा करना होता है, वन जीव की सुरक्षा, मिल नागरिकों को शोषण से मुक्ति और पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाना। ठीक है, ये सभी चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दल बदल कानून क्या है? ठीक है, दल बदल कानून क्या है? अगर 5 नंबर भी आता तो आप लोग इतना भी लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो बताइए दल बदल कानून क्या होता है? तो विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो अपनी सीट गंवानी पड़ती है। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, दल बदल कानून क्या है? तो जितने भी अगर सांसद और विधायक थे, ठीक है, सांसद विधायक थे, तो उनके लिए जो भी अगर दूसरा टीम में अगर जाना चाहते हैं कि नहीं हम इस गठबंधन को छोड़कर अगला में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता था? वो अपना सीट जो है उनका सीट वो गंवानी पड़ती थी। ठीक है, वो गंवानी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या गया था कि दल बदल कानून को लाया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हनोई समझौता कब और किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए हनोई समझौता कब और किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये भी पूछ सकता है आप लोग से कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। और किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है कि हनोई समझौता 6 मार्च। ठीक है, हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? तो याद रखना फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था हनोई समझौता 6 मार्च 1946 के। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यही हनोई समझौता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त मतदान पत्र क्या है? ठीक है, गुप्त मतदान पत्र क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थी इसका नाम सुने होंगे, गुप्त मतदान पत्र क्या है? ठीक है, तो जब मतदाता गुप्त रूप से मतदान करती है तो वैसे मतदान पत्र को गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे गुप्त दान सुने होंगे, तो इसी प्रकार गुप्त मतदान होता है कि वैसे मतदाता जो गुप्त रूप से मतदान करते हैं। ठीक है, मतलब किसी को बताए हुए, मतलब अपने मर्जी से, ठीक है, वो गुप्त मतदान करती है, तो वैसे ही हम लोग मतदान पत्र को क्या बोलते हैं? गुप्त मतदान पत्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है कि जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है तथा जो अपने जनता को समानता प्रदान करते हैं उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। देखिए इसमें 3 पॉइंट है कि अगर जनता द्वारा वो चुनी गई सरकार हो और वो जनता के कल्याण के बारे में सोचती हो और जनता के समानता प्रदान करती हो, मतलब वो अपने से नीचा नहीं समझते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और सही एवं सटीक आंसर 17 का यही होगा। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत के जो आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए स्रोत के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। पहला प्राकृतिक संसाधन होता है, दूसरा मानवीय संसाधन होता है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्रकृति के द्वारा उपहार में मिले संसाधन प्राकृतिक संसाधन। देखिए आप लोग यहाँ से प्राकृतिक संसाधन से क्लियर हो रहा है कि जो प्रकृति द्वारा संसाधन मिलेगा उसी को हम प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जो मानव द्वारा
मानव द्वारा जो निर्माण किया हुआ संसाधन रहेगा उसको हम लोग मानवीय संसाधन बोलेंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को बस इतना ही आप लोगों को समझना है और बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। मुद्रा क्या है और मुद्रा का निर्माण कैसे होता है। तो धरती का सबसे ऊपरी परत जहाँ पेड़ पौधे उड़ते हैं। ठीक है, मुद्रा सॉरी मुद्रा नहीं है, मृदा है। ठीक है, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, धरती का सबसे ऊपरी परत जहाँ पेड़ पौधे उड़ते हैं, मनुष्य खेती करता है, वो मृदा कहलाता है। ठीक है, मृदा क्या कहलाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, जो धरती का सबसे ऊपरी सतह होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य लोग खेती करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब जब बहुत दिनों के बाद पत्थर छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, सड़ते हैं, तो मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं कण में टूट के वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। बहुत सारे कागज भी ऐसे सड़ जाते हैं, तो वही से मिलकर क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही आपका निर्माण कैसे होता है लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, जल चक्र आप किसे कहते हैं। तो जल चक्र किसे कहते हैं, तो जल को जल बाष्पीकरण के द्वारा आसमान में जाते हैं, उसके बाद बादल बन जाते हैं, संघनित होकर वर्षा जल के रूप में धरातल पर आते हैं। इसी जल के चक्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल चक्र मतलब वो क्या हुआ, रिसाइकिल होता है जल। ठीक है, मतलब जल को हम लोग क्या रखते हैं, देखते हैं, और धूप में रखेंगे तो वो क्या होता है, बाष्प बन के उड़ जाता है। वो क्या होता है, बादल में जाकर वहाँ पे क्या होता है, तो बादल बनता है। फिर वही क्या होता है, वही संघनित होकर क्या होता है, हम लोग वर्षा पड़ता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, फिर देखिए वर्षा पड़ेगा तो फिर ये बाष्प बन के फिर ये बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा। तो इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जल चक्र बोलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग 1 लाख जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे। तो देखिए आज की वीडियो के लिए यही, जो कि आपके लिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट का काफी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना है। और बता दें कि आप लोग अगर सभी सब्जेक्ट का अगर PDF पाना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी बोर्ड द्वारा नोटिस आता है, न्यूज़ आता है, और आप आंसर की भी पाना चाहते हैं, तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग वहाँ पे सारी कंटेंट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।